Hello students, how are you? Hope you all are doing great and hope you've gone through the previous video on chemical bonding. ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ गो थ्रू द फर्स्ट वीडियो ऑन केमिकल बॉन्डिंग. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कॉम्पिटिशन्स. ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस चैप्टर. ठीक है, सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड टॉक्ड अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग और हमने एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा था. वी टॉक्ड अबाउट कोसल, वी टॉक्ड अबाउट लुइस एंड लैंगमर और हमने कोवलेंट बॉन्ड की शुरुआत की थी. ठीक है, आज हम शुरू करते हैं एक कॉन्सेप्ट से, फॉर्मल चार्ज. ठीक है, अब फॉर्मल चार्ज क्या है? जैसे मैं कोई आयन ले लेती हूँ, है ना, जैसे मैं लेती हूँ क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव, तो उसका चार्ज क्या है? 1 नेगेटिव, है ना. मैग्नीशियम आयन लेती हूँ Mg2 पॉजिटिव, उसका चार्ज क्या है? 2 पॉजिटिव. तो जो आयन्स हैं या आयनिक कंपाउंड्स हैं उसमें एटम्स को चार्ज अलॉट करना कितना आसान है ना. सो बट व्हाट अबाउट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं या जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसमें चार्ज असाइन करना इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, क्योंकि उनके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो होता नहीं है. तो व्हाट इज़ फॉर्मल चार्ज? फॉर्मल चार्ज इज़ अ टेक्निक जिसमें मैं मॉलिक्यूल्स को या पॉली एटॉमिक आयंस को, पॉली एटॉमिक आयंस, ठीक है, जिसमें मैं मॉलिक्यूल्स या पॉली एटॉमिक आयंस के एटम्स को चार्ज असाइन कर सकती हूँ. ठीक है, सो व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? इट इज अ मेथड ऑफ असाइनिंग चार्ज टू एटम्स of a molecule or polyatomic ions, and essentially it is based on 2 assumptions. ठीक है, पहली assumption क्या है कि एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग है, एंड नंबर 2 जो भी आपको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है उसमें क्या है? हर एक पेयर में 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम. अब जैसे अगर आपको यहाँ एक ये बॉन्ड दिख रहा है तो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है. ठीक है, तो ये अजम्पशन लेके हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, पहले आते हैं इसके फॉर्मूला पे, फिर देखते हैं इसका मेथड, और फिर तीसरी चीज़ देखते हैं कि हमें फॉर्मल चार्ज की ज़रूरत क्या है. ठीक है, राइट. सो फर्स्ट लेट्स कम टू द मेथड. व्हाट इज फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम? फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम क्या होता है? इट इज V is what? V is number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ फ्री एटम. जब उस एटम ने बॉन्डिंग नहीं की थी तब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे. जैसे अगर मैं कार्बन ले लूँ, कार्बन इज 6, ठीक है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4. ठीक है, उसके बाद अगर मैं ऑक्सीजन ले लूँ, ऑक्सीजन इज 8, कन्फिग्रेशन करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6. ठीक है, सो व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? इट इज V माइनस L. ठीक है, व्हाट इज L? इट इज द नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन द वैलेंस शेल. ठीक है, राइट. सो व्हाट इज L? अब इधर L क्या हो जाएगा? जैसे अगर मैंने क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाया है ना, तो इसमें व्हाट इज L ऑफ दिस क्लोरीन एटम? इट इज जो आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर नहीं हुए. ठीक है, वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन्स जो इन्होंने बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लिया. ठीक है, सो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6. ठीक है, सो L इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, आफ्टर फॉर्मिंग अ कोवलेंट बॉन्ड माइनस half the number of shared electrons. ठीक है,
राइट। तो यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। और हमने फॉर्मूला में इसका हाफ क्यों लिया है, क्योंकि आपने याद अभी देखा था कि हमने अजम्पशन क्या किया था कि जैसे अगर ये एक बॉन्ड बना तो इसमें कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। तो हमने अज्यूम किया था कि आधे इस पार्टी के हैं और आधे इस पार्टी के हैं, तो हमने इसलिए हाफ लिया। ठीक है, क्लियर है। So this is the formula, right? So take a screenshot of this and then we talk about ozone molecule. ठीक है, so you have noted this down. अब हम आते हैं, let's take an example how to calculate. ओके, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है ओजोन, दैट इज O3। ठीक है, अब हम इसमें हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। ठीक है, सो लेट्स नेम देम ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2 एंड ऑक्सीजन 3। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं ऑक्सीजन 1 पे। ठीक है, सो ऑक्सीजन में सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इंडिपेंडेंट स्टेट कितने होते हैं, कैसे निकालोगे। ऑक्सीजन अभी हमने निकाला था 8, चाहे आप ऐसे निकाल लो 1s2 2s2 2p4, कितने हो गए वैलेंस शेल में 6, या आप बोहर कन्फिग्रेशन कर लो, वैलेंस शेल में कितने हो गए 6। सो दिस इज 6 माइनस लोन पेयर। अब इसमें आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं 2। ठीक है, माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड। अब इसने कितने शेयर किए हैं, मेरे साथ ध्यान से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, सो हाफ ऑफ 6। ठीक है, तो कितना हो गया 6 माइनस 2 माइनस 3, so this is 6 minus 5, that is 1, so formal charge is +1। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड ऑक्सीजन पे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही रहेंगे, माइनस अनशेयर्ड या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, सो 4 माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड। अब इसके शेयर्ड कितने हैं 1 2 3 एंड 4, हाफ ऑफ 4। ठीक है, सो दिस इज 6 माइनस 4 माइनस 2, दैट इज 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या है 0। उसके बाद आते हैं थर्ड ऑक्सीजन पे। ठीक है, सो अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 6। ठीक है, माइनस लोन पेयर आपको कितने दिख रहे हैं 6 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड। नाउ लेट्स सी द शेयर्ड वंस आर 1 and 2, so into 2, so 6 minus 6 minus 1, that is -1। ठीक है, सो इसका +1 था, इसका फॉर्मल चार्ज 0 था और इसका फॉर्मल चार्ज -1 है। ठीक है, मैं इसको राउंड कर देती हूँ, हाईलाइट कर लेती हूँ, +1 0 एंड -1, यह आ गया आपका फॉर्मल चार्ज। ठीक है, उसके बाद अब सम ऑफ फॉर्मल चार्जेस, लेट्स सी द सम इज व्हाट +1 + 0 -1 0। ओके, अब मैंने ये क्यों किया, बिकॉज फॉर्मल चार्ज की एप्लीकेशन। अब अगर मुझे किसी मॉलिक्यूल के नॉर्मली कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन कैसे आता है, 3-4 स्ट्रक्चर्स दिए होते हैं। ठीक है, और पूछा होता है विच इज़ द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें 2 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, पहला तो रूल है आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, मॉलिक्यूल इज़ न्यूट्रल। ठीक है, उस पर आपको कोई चार्ज नहीं दिख रहा, तो उसका सम ऑफ फॉर्मल चार्ज क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, सो
आप इधर देख रहे हो ओजोन का सम ऑफ फॉर्मल चार्ज 0 है, तो हमारा ये जो ओजोन का स्ट्रक्चर है ये क्या है, स्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक आपको जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया था, उसमें 2 ऑप्शंस में आपका सम ऑफ फॉर्मल चार्ज 0 आ रहा था। आई विल सेंड यू दैट क्वेश्चन टू सॉल्व इन द ग्रुप। ठीक है, उसमें आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि जो -1 +1 जो चार्जेस इंडिविजुअली आ रहे हैं, उसमें क्वेश्चन में क्या था कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड था, एक स्ट्रक्चर में कार्बन में नेगेटिव चार्ज आ रहा था और ऑक्सीजन में पॉजिटिव, और दूसरे स्ट्रक्चर में कार्बन में पॉजिटिव आ रहा था और ऑक्सीजन में नेगेटिव आ रहा था उस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में। तो सही वाला कौन सा स्ट्रक्चर था, अब दोनों में टोटल 0 था, तो मोर स्टेबल कौन सा था, जो टेक्निकली करेक्ट था। टेक्निकली करेक्ट मतलब कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका फॉर्मल चार्ज भी नेगेटिव आना चाहिए एज कंपेयर टू द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन, तो दोनों में से टेक्निकली करेक्ट कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, जिसमें ऑक्सीजन को नेगेटिव फॉर्मल चार्ज था और कार्बन को पॉजिटिव था इन कंपैरिजन। ठीक है, सो पहली चीज़ आपने देखनी है कि टोटल फॉर्मल चार्ज इज 0। तो यूजुअली जेईई मेंस तक या नीट के लेवल तक यही ऑप्शन आती है। एडवांस में क्वेश्चन जो आया हुआ है उसमें था 2 का फॉर्मल चार्ज 0 था। ठीक है, अगेन अ वेरी रेयर एग्जाम्पल। तो उसमें फिर आपने सेकेंड रूल अप्लाई करना था, दैट इट हैज़ टू बी टेक्निकली करेक्ट ऑल्सो, दैट इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड हैव अ नेगेटिव चार्ज इन द स्ट्रक्चर दैन द लेसर वन। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला रूल। दूसरा है कि अगर आपके पास कोई आयन है, पॉली एटॉमिक आयन है, जैसे इफ़ यू हैव CO3 नेगेटिव आयन या ClO3 नेगेटिव आयन, ठीक है, या SO4 नेगेटिव आयन, तो उसमें टोटल कार्बन और ऑक्सीजन का सारों का फॉर्मल चार्ज मिला के कितना होना चाहिए, द चार्ज ऑन द पॉलीएटॉमिक आयन। दैट मीन्स जो आपका फॉर्मल चार्ज है किसका, कार्बन का, प्लस जो फॉर्मल चार्ज है ऑक्सीजन 1 का, प्लस ऑक्सीजन 2 का, प्लस ऑक्सीजन 3 का, सारा मिला के कितना आना चाहिए, द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, सो दीज आर द 2 रूल्स कि मॉलिक्यूल का आना चाहिए 0, ठीक है, और अगर मोर देन 1 का 0 है तो टेक्निकली करेक्ट होना चाहिए। नंबर 2 कि टोटल फॉर्मल चार्ज ऑन अ पॉलीएटॉमिक आयन शुड बी इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। ठीक है, तो दिस इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ फॉर्मल चार्ज, इसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, अब वहाँ मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो लेट्स रब ऑल द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हेयर। एक बार हम फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर से। व्हाट वाज द फॉर्मूला? फॉर्मल चार्ज वाज V minus L minus half of S। ठीक है, ओके, नाउ this is CH3OH. What is CH3OH beta? You have done this in organic in 10th also. This is methyl group and this is alcohol. It is methyl alcohol, या common name देखें तो methanol। ठीक है, now the question arises कि which is the more stable structure of methyl alcohol। आपको already question में ये दोनों structures दिए हुए हैं और आपने बताना है कि ज़्यादा stable structure कौन सा है। ठीक है, now हम इसको फॉर्मल चार्ज की मदद से करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्ट्रक्चर। दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड दिस इज योर सेकेंड स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। ठीक है, नाउ एक बारी हाइड्रोजन्स मल्टीपल हैं, उनकी नंबरिंग कर लेते हैं। हाइड्रोजन 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं कार्बन पे। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 and 4, सो 4 आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। माइनस
Can you see lone pair electrons? No. So it is 0. Minus half of shared. Now let's count the shared together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So half of 8. तो कितना हो गया बच्चों? आ गया आंसर 0. ठीक है, तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज इज 0. उसके बाद आ जाते हैं अपने फर्स्ट हाइड्रोजन पे. नाउ प्लीज रिमेंबर, कैन यू, कॉमन सेंस है वैसे, यू कैन सी हेयर हाइड्रोजन 1, 2 एंड 3 विल हैव अ सेम टाइप ऑफ फॉर्मल चार्ज बिकॉज सेम सिचुएशन में है ना. तो हम एक का निकाल लेते हैं अच्छे से. सो हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं फ्री स्टेट में? 1. ठीक है, माइनस द लोन पेयर. यू नो हाइड्रोजन डज नॉट हैव लोन इलेक्ट्रॉन्स. 0 माइनस हाफ ऑफ शेड. अब हाइड्रोजन ये ले लो, कितने शेयर किए हैं? 1 या 2. ये ले लो, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं. सो यू सी सेम केस है, कोई भी ले लो. ठीक है, सो दिस इज 1 माइनस 1 0. ठीक है, तो यहाँ एक बार नोट कर लो आप, H1 सेकेंड हाइड्रोजन इज 0 एंड थर्ड हाइड्रोजन इज ऑल्सो 0. नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ हाइड्रोजन. फोर्थ हाइड्रोजन का डिफरेंट केस है. ठीक है, बॉन्डिंग अलग की हुई है. ठीक है, अब फोर्थ हाइड्रोजन में देखो आप, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सेम रहेंगे, लोन पेयर होते नहीं हैं एंड हाफ ऑफ बॉन्डेड. ठीक है, तो बॉन्डेड कितने हैं? 1 और 2. तो वर्चुअली आंसर तो सेम ही आया. ठीक है, सो फोर्थ हाइड्रोजन इज ऑल्सो 0. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू ऑक्सीजन हेयर. ऑक्सीजन पे आ जाइए. ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? अभी हमने किया था पहले 6. माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4. माइनस 4 माइनस हाफ ऑफ शेड. ऑक्सीजन के कितने शेड हैं? 1, 2, 3 एंड 4. हाफ ऑफ 4. ठीक है, so this is 6 minus 4 minus 2, that is 6 minus 6, that is 0. ठीक है, राइट. तो अब हम देखते हैं टोटल फॉर्मल चार्ज क्या हुआ. ये तो बहुत आसान एडिशन हो गई, ऐसी एडिशन आनी चाहिए हर बारी. 0, ये हो गया 0 कार्बन का, ये हो गया 0 ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 4. ठीक है, ऐसी कैलकुलेशन आ जाए तो मज़ा आ जाए. ठीक है, सो टोटल फॉर्मल चार्ज इज 0. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड स्ट्रक्चर. नाउ इस स्ट्रक्चर में पहला कंडीशन वॉज फुलफिल्ड एंड टेक्निकली ऑल्सो देर इज नथिंग रॉन्ग. अब इस स्ट्रक्चर पे आते हैं. अगेन लेट्स नंबर देम. हाइड्रोजन 1 एंड 2 एक जैसे हैं एंड हाइड्रोजन 3 एंड 4 एक जैसे हैं. ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर की कैलकुलेशंस. ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स कम टू कार्बन. कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं फ्री स्टेट में? 4 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आपको कितने दिख रहे हैं? 1 और 2. ठीक है, माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड. शेयर्ड कितने हैं? ध्यान से देखिए, 1, 2, 3 एंड 4, 5 एंड 6. ठीक है, फिर से देखिए शेयर्ड कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. सो हाफ ऑफ 6. सो दिस इज 4 माइनस 5, दैट इज माइनस 1. कार्बन का फॉर्मल चार्ज क्या आया? -1. ठीक है, उसके बाद आ जाइए हाइड्रोजन पे. हम फर्स्ट हाइड्रोजन पे आते हैं. आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1. लोन पेयर हाइड्रोजन में लोन इलेक्ट्रॉन्स हैं नहीं. शेयर्ड कितने हैं? 1, 2. सो माइनस हाफ ऑफ 2. सो दिस इज 1, सॉरी लोन इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है तो 0. 1 माइनस लोन इलेक्ट्रॉन्स 0 माइनस 1 कितना हो गया? 0. सेकेंड हाइड्रोजन भी 0. अब आ जाइए थर्ड हाइड्रोजन पे.
थर्ड हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ पे बिल्कुल सेम सिनेरियो दिख रहा है आपको। 1 वॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड। शेयर्ड कितने हैं? 1 2, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना आ रहा है? 0। सिमिलरली फोर्थ हाइड्रोजन भी 0 हो गया। अब आती है बारी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6। नाउ लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं आपको? 2 माइनस हाफ ऑफ shared. Now let's look at the shared electrons of oxygen. 1 2 3 4 5 6. So half of 6. So 6 minus 5, sorry, 6 minus 5 is +1. अब यहाँ पे हुई गड़बड़। ये देखिए, कार्बन इज -1 and this is +1. अब this is that same example I was talking about, ठीक है। टोटल फॉर्मल चार्ज अगर आप देखिए कितना आ रहा है, इट इज कमिंग -1 +1 +0 0 0 and 0, that is 0. बट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, लेकिन सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही स्ट्रक्चर में। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन, लेकिन फॉर्मल चार्ज कार्बन में माइनस नेगेटिव आ रहा है और ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ रहा है। तो इस वजह से दिस स्ट्रक्चर इज नॉट स्टेबल, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार खुद सॉल्व करके देखिए। Okay, so now we are going to talk about certain characteristics of covalent compounds, ठीक है। Now सबसे पहले हम अगर उनकी फिजिकल स्टेट पढ़ें, ठीक है, so they are generally liquids or gases mostly, ठीक है। only few are solids. कुछ solid covalent compounds बड़े common जैसे यूरिया एंड शुगर, ठीक है। एंड रीज़न कि वो liquids या gases होते हैं क्योंकि there exists only weak intermolecular फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। उनके बीच में जो कोवलेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में सिर्फ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। नाउ सिंस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक, ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट, लो होता है। अगेन रीजन क्या है? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। जो आपके कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, जो पोलर हैं, दे आर जनरली सॉल्युबल इन polar solvents like water, ठीक है। जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं दे आर soluble in organic solvents like benzene, ठीक है, CCl4 that is carbon tetrachloride, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6 और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। ये हम बहुत एक्सेसिव डिटेल्स में पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट में, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देती हूँ। जैसे आपके पास एक है Cl और Cl, है ना। अब दोनों एक ही जैसे एटम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो वो शेयर्ड पेयर जो है वो बीच में ही रहता है,
क्योंकि दोनों की अट्रैक्शन जो है वो शेयर्ड पेयर के लिए सेम है। दिस इज अ नॉन पोलर। या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं, ठीक है, इसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है बहुत कम है, ठीक है, दिस इज 2.4 2.1, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलमोस्ट बीच में ही रहता है। सो ये नॉन पोलर है। बट अगर आप HCl देखो, ठीक है, राइट, दिस इज 3 एंड दिस इज 2.1, तो जहाँ पे 0.9 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है तो क्या होता है, अब क्योंकि क्लोरीन का प्यार इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़्यादा था एज़ कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो जो शेयर्ड पेयर है वो किसकी तरफ ज़्यादा है, ज़्यादा किसकी तरफ उसका झुकाव है, क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन ने लिया नहीं पर अपनी तरफ खींच के रखा है। अब एक इलेक्ट्रॉन को हम पेयर को अगर हम एक वेव समझें, एक क्लाउड समझें, एक नेगेटिव चार्ज की धुंध समझें, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कि कहाँ कहाँ तक उस इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस फैला हुआ है। तो ये वाला हिस्सा जो है वो पार्शियली नेगेटिव मतलब थोड़ा सा नेगेटिव, 1 नेगेटिव नहीं, थोड़ा सा पॉइंट सम नेगेटिव हो जाएगा, और ये हिस्सा पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो जब किसी भी चीज़ के दो एंड्स अलग तरह के हो जाते हैं, इट बिकम्स पोलर, ठीक है। जैसे अर्थ में यू हैव 2 पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। अगर 2 ट्विन्स हैं, ठीक है, सो इफ़ यू हैव ट्विन्स, तो ट्विन्स की अगर नेचर अलग है तो हम क्या बोलेंगे, द ट्विन्स आर पोल्स अपार्ट, तो मतलब उनकी नेचर अलग है ना। तो उसी तरह अब इस बॉन्ड में एक साइड थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, एक साइड पॉजिटिव, तो अलग अलग इसके जो एंड्स हो गए तो वो क्या हो गए, पोलर, ठीक है। तो जब किसी चीज़ में 2 स्ट्राइकिंग नेचर आ जाएं तो उनको हम क्या कहते हैं, इट हैज़ बिकम पोलर। तो ये क्या हुआ, पोलर। अब जहाँ पे जिस चीज़ में भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है, चाहे वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, चाहे वो आयनिक कंपाउंड्स हैं, उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव है, तो जिस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है, इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। 100% नहीं कह रही, क्योंकि आप आगे देखोगे और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं इसमें, ठीक है। तो जनरली दे बिकम सॉल्युबल इन वाटर। तो जो तभी मैंने क्या लिखा है, दे आर जनरली सॉल्युबल, 100% नहीं लिखा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट सॉल्युबिलिटी। उसके बाद आ जाते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज गोइंग टू बी मॉडरेट और स्लो। मतलब रेट मतलब जिस स्पीड से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, +2 में आप पढ़ते हो केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। सो वो जो इसकी केमिकल काइनेटिक्स है या जिस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, इट इज़ स्लो और मॉडरेट, इट इज़ नॉट इंस्टेंटेनियस। व्हाई? बिकॉज जब रिएक्शन होना है कुछ बॉन्ड्स ने ब्रेक होना है, ठीक है, और न्यू बॉन्ड्स ने बनना है, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम एंड एनर्जी, राइट। उसके बाद आ जाता है कंडक्टिविटी, ठीक है। सो क्योंकि क्या है, इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कोई फ्री आयंस नहीं दिख रहे, देयर आर नो आयंस हेयर एंड देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हेयर, सो दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। उसके बाद डायरेक्शनल, अब डायरेक्शनल मतलब क्या हुआ, अब जैसे ये है, इसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है दोनों न्यूक्लियस के बीच में ही रहता है, तो आपका नेगेटिव चार्ज यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है, यूनिवर्सल नहीं है, हर जगह नहीं है, इसी के बिल्कुल बीच में ही है ना। तो क्या है, जो इसमें बॉन्ड्स होते हैं दे आर डायरेक्शनल। एक पर्टिकुलर लिमिटेड स्कोप एरिया में, एक लिमिटेड एरिया में उसका नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। ये मैंने क्यों कराया, क्योंकि अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड से इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।
Okay, so next we are going to talk about electrovalent bond और ionic bond. ठीक है, हमने शुरुआत की थी इस बॉन्ड की कोसल से, जिसने कहा था कि क्या होता है, जैसे एल्कली मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं और कैटायंस बन जाते हैं, एंड जो हैलोजेंस हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और एनायंस बन जाते हैं. और उसके बाद ऑल्दो दोनों में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, बट स्टिल दे कम क्लोजर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन. या सिंपल भाषा में कहें तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो पास आ जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, एक इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड. सो आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को अगर हम डिफाइन करें तो क्या आएगा, इट इज़ द बॉन्ड formed due to electrostatic force of attraction between a cation and an anion. ठीक है, और भी लेमैन तरीके से डिफाइन करें, सो इट इज बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, है ना. अब सबसे इसमें कॉमन एग्जाम्पल क्या है, आपका सोडियम क्लोराइड. ठीक है, इसको हम स्टडी करते हैं, इसमें भी हम ऑक्टेट रूल लगा सकते हैं. अब सोडियम क्या है, इट इज़ 2, 8 and 1, या आप इसको लिख सकते हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. अगर इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो इसको ये लूज़ करना है. ठीक है, चाहे आप ऐसे देखो 2, 8, चाहे आप ऐसे देखो ns2, np6. मैं आपको दोनों तरीके से समझा रही हूँ जो आपका कंफर्ट लेवल है. सो द कॉमन आइडिया इज़ इट नीड्स टू लूज एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, दूसरी तरफ आप क्लोरीन देखो, इट इज़ 17, सो 2, 8 and 7 कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5. सो इसको क्या चाहिए, इसको एक चाहिए. ठीक है, सो इट नीड्स टू गेन 1 हेयर. यहाँ पे एक आ जाएगा, क्या बन जाएगा 2, 8, 8, और ये क्या बन जाएगा ns2, np6 बन जाएगा, है ना. तो अब क्या होएगा, सोडियम, पहले हम इसकी इक्वेशंस लिखते हैं, फिर हम लुईस सिंबल के हिसाब से लिखेंगे. ठीक है, ओके. सो सोडियम इज गोइंग टू लूज एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इट इज़ कन्वेंशनली अग्रीड कि हम Na-E इक्वल्स टू Na पॉजिटिव नहीं लिखेंगे. द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इट इज़ लाइक दिस, दैट सोडियम डिवाइड्स इनटू Na पॉजिटिव एंड अ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, वो भी टेक्निकली ठीक है, बट कन्वेंशनली अग्री हुआ था कि ऐसे लिखा जाएगा. ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया. अब ये कहाँ चला गया, क्लोरीन, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बन गया, Cl नेगेटिव. नाउ दिस Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, दे कम टुगेदर एंड मेक NaCl. ठीक है, असली में ये इतना छोटा और आसान नहीं होता. हम आगे करेंगे बॉर्न हेबर साइकिल में, पहले आप इसको बेसिक समझा रही हूँ. ठीक है, और अगर हम इसको लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें, ठीक है, दैट इज़ लुईस सिंबल बना के, ये आपका Na पॉजिटिव है, ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cl है. यह आपने 10th में भी किया हुआ है. क्या बन गया, ये इधर चला गया, राइट. सो नाउ दिस हैज़ बिकम, याद आया कि नहीं, Na पॉजिटिव. आई होप यू रिमेंबर, ऐसे हमने 10th में भी किया है. 7, 8, यहाँ 8 हो गए और ये हो गया नेगेटिव. ठीक है, सो नाउ दिस बिकम्स NaCl. ठीक है, तो दिस इज योर आयनिक बॉन्डिंग. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ और फिर कैटायन और एनायन में
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये आयनिक कंपाउंड बन गया, ठीक है। क्विकली टेक द होमवर्क एंड सेंड इट टू मी। नाउ ट्राई मेकिंग इट फॉर MgCl2 एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ये 2 बना के भेजिए आप मुझे, ठीक है। सो दिस इज़ योर आयनिक बॉन्ड, राइट। अब हम देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस, लाइक आई टोल्ड यू इट्स नॉट दैट इजी जितना देखने में लगता है, ठीक है। सो व्हाट आर द 3 एसेंशियल कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, और अगर हम इसको डिटेल्स में पढ़ें तो हम इसके स्टेप्स देखते हैं, ठीक है। सो नोट दिस डाउन। ओके, नाउ आप कॉमन सेंस लगाइए। अगर आपको एक आयनिक कंपाउंड बनाना है, आपको क्या चाहिए? आपको ज़रूरत है एक तो आयंस की, दैट इज़ यू नीड कि आसानी से आपको एक केटायन मिल जाए, ठीक है, और एक एनायन मिल जाए, ठीक है। सो फर्स्ट बेसिक कंडीशन। और दूसरा कि जब एक केटायन और एनायन ये मिल के एक कंपाउंड बनाए, देन एनर्जी शुड बी गिवन आउट, ठीक है। मतलब दे शुड कम इनटू द कंपाउंड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन शुड हैव अ लो एनर्जी, तभी वो ज़्यादा स्टेबल होएगा, ठीक है। तो ये 2 कंडीशंस क्या हैं? एक तो आपको चाहिए कि आसानी से एक कैटायन बन जाए और आसानी से एक एनायन बन जाए, और दूसरा जब ये कंबाइन करे तो एनर्जी शुड बी गिवन आउट, ठीक है। इसी से एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम पहले लैटिस का, ठीक है। नाउ व्हाट इज लैटिस? जब एक कैटायन और एनायन जब ये मिलके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? दे हैव अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं? हम लैटिस भी कहते हैं। क्रिस्टल इज नोन एज लैटिस। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप +2 में सॉलिड स्टेट में बहुत डिटेल्स में पढ़ोगे। जैसे ये एक हो गया ऐसे, ये बहुत सारे अगर मैं क्यूब्स बना दूँ, ठीक है, ऊपर नीचे सब जगह, राइट। सो सिमिलरली हेयर, तो आपके ऐसे होने चाहिए, जैसे एक यहाँ पे कैटायन हो गया है ना, एक एनायन हो गया, फिर एक कैटायन हो गया, राइट। मे बी सारे कैटायन हो गए, बीच में एनायन हो गए, राइट। तो समथिंग लाइक दिस, राइट। तो ये क्या है कि ऐसा नहीं कि वो एक उनको लाइन ज्वाइन की हुई है। अगर मैं उन एटम्स को आपस में एक लाइन से अगर इन आयंस को जोड़ूं, ठीक है, आयंस के सेंटर टू सेंटर जोड़ूं, तो मुझे ऐसे एक क्रिस्टलाइन, एक क्यूबिकल या एक फिक्स्ड ज्योमेट्री दिखे सारे में, ठीक है। इसको हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। यहीं पार्क कर लेते हैं। जिसने और डिटेल्स में अभी देखना है तो यू कैन रेफर टू द वीडियो ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ क्लास 12th, ठीक है, उसमें आप बहुत डिटेल में करोगे। एज ऑफ नाउ यू जस्ट नीड टू नो कि आयनिक कंपाउंड्स हमेशा एक फिक्स्ड ज्योमेट्री में अटैच होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल या लैटिस, ठीक है। नाउ whenever a cation and an anion it forms a lattice, ठीक है, so energy is given out, ठीक है, right, and this energy is known as lattice energy, ठीक है। so it is the energy released when 1 mole of cation and anion they combine to form a lattice, ठीक है, राइट। तो ये तो हमने देखा। अब हम देखते हैं इससे कंडीशंस को निकालते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स लुक एट द 3 कंडीशंस विच आर इम्पॉर्टेंट, राइट। तो इसको मैं अब रब कर देती हूँ यहाँ से। ठीक है, तो आपके कंडीशंस क्या हो गए? नंबर 1, आपको आसानी से कैटायन चाहिए, है ना। अब जब आपको कैटायन चाहिए आसानी से, तो इसकी कंडीशन क्या होगी?
one of the atoms of the ionic compound, जिसने ionic compound बनाना है, ठीक है, या forming the, of तो बना ही नहीं अभी, forming the ionic compound should have low ionization energy। इसका मतलब है कि वो जो हमने दो एटम्स लिए हैं या दो एलिमेंट्स लिए हैं जो आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं, उसमें से जो मेटालिक है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होनी चाहिए। क्यों? जितनी आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होएगी वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करके या थोड़ी एनर्जी यूटिलाइज करके ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कैटायन बना देगा, ठीक है, राइट। उसके बाद अब हमने कहा हमें आसानी से एनायन भी चाहिए, तो जो दूसरा एटम है, अदर एटम जो नॉन मेटालिक है, शुड हैव हाई नेगेटिव, क्या होना चाहिए? हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? वन ऑफ द एटम्स, ये कौन से वाला? मेटल। जो मेटल था वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर ले और दूसरे की हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, तो इसका इजी भाषा में क्या होएगा? जो अदर एटम क्या है, जो नॉन मेटल है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। आसानी से इलेक्ट्रॉन तब गेन होगा कि जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो एटम एनर्जी गिव आउट करे, ठीक है। उसकी ईजी शुड नॉट बी पॉजिटिव, इट शुड बी नेगेटिव, ठीक है, एंड हाईली नेगेटिव, ताकि जितना हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो रही है, मतलब उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। सो कहने का मतलब क्या है कि एक आसानी से आपको कैटायन मिल गया और दूसरा आपको इजीली एनायन मिल गया। अब कैटायन और एनायन हो गया तो तीसरी चीज़ किसकी आएगी? लैटिस की, ठीक है। सो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? व्हेन द कैटायन एंड एनायन combine, what should happen? High lattice energy should be released, ठीक है। काफ़ी सारी एनर्जी जो उसको, क्योंकि वो लैटिस एनर्जी क्यों है? क्योंकि क्रिस्टल बना रहे हैं, तो जब वो क्रिस्टल बना रहे हैं तो काफ़ी सारी एनर्जी शुड बी गिवन आउट। क्योंकि अगर एनर्जी गिवन आउट नहीं है तो एट द एंड ऑफ द डे आई टोल्ड यू इट्स नॉट जस्ट NS2NP6, द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मोटिव इज टू बी मोर स्टेबल। NS2NP6 का मतलब भी क्या था? स्टेबल होना, है ना। तो स्टेबिलिटी तब आती है जब एनर्जी इज गिवन आउट, जो वो लो एनर्जी स्टेट में आ जाता है, अपनी फालतू की सारी ऊर्जा को, एनर्जी को दे देता है, ठीक है। सो द थ्री कंडीशंस आर दैट द मेटल एटम शुड हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, द नॉन मेटल एटम शुड हैव high negative electron gain enthalpy, and when they are combining, that is the cation and anion are combining, huge energy should be given out, ठीक है। और ये एनर्जी जितना ज़्यादा उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होएगा, मतलब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होएगा, उतनी ज़्यादा उसमें अट्रैक्शन होएगी और उतनी ही एनर्जी गिवन आउट होएगी। तो हम इसको कई बारी कुछ बुक्स में ये भी लिखा होता है दैट द ह्यूज डिफरेंस, और देयर शुड बी लार्ज डिफरेंस इन द electronegativity of the metal and non-metal atom forming the ionic compound। तो इस चीज़ का मतलब भी सेम है, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। एंड व्हेन दे कंबाइन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जब कंबाइन करेंगे उतनी ही एनर्जी विल बी गिवन आउट, ठीक है। सो दीज आर द थ्री कंडीशंस एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है। सो नोट दिस डाउन।
Okay students, so now we're going to talk about Born-Haber cycle. ठीक है, this has been given by two scientists, Born and Haber in 1919. ठीक है, 1919. ठीक है, नाउ लाइक आई टोल्ड यू कि आयनिक बॉन्ड बनना इतना आसान नहीं है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, देर आर लॉट ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व. ठीक है, सो Born-Haber cycle basically it is telling you in details what are the steps involved, and if you know the Born-Haber cycle तो आपको जो भी एनर्जी पूछी है आप उसमें से कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस. ठीक है, राइट. सो अभी हम ये Born-Haber cycle करेंगे और फिर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में और फिर से करेंगे. ठीक है, अभी मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में ये समझा रही हूँ क्योंकि अभी आपने थर्मोडायनेमिक के या एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट्स नहीं किए हैं, एंड देन वी विल डू इट टेक्निकली अगेन इन दैट चैप्टर. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड. ठीक है, सबसे पहला चीज़ दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि ऑल द एटम्स, दैट इज जो मेटल एंड नॉन मेटल का एटम है, दे नीड टू बी इन गैसियस स्टेट. तो सबसे पहले आपने उसको गैस में कन्वर्ट करना है. यू नो ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी, तो उनको गैस में कन्वर्ट करना है. नंबर 2, अगर नॉन मेटल लिक्विड है तो उसको भी आप गैस में करोगे, अदरवाइज गैस है तो इट्स ओके. ठीक है, राइट. उसके बाद आ जाता है आयनिक स्टेट, दैट इज़ आपने उनके पहले गैसियस एटम्स बनाए और फिर क्या बनाए, आयंस. ठीक है, एंड देन these ions will combine और जो एनर्जी रिलीज होएगी वो होएगी लैटिस एनर्जी. ठीक है, अब जैसे मैं अगर एक रिएक्शन लिखती हूँ A पॉजिटिव, ठीक है, प्लस B नेगेटिव, राइट. जब ये कंबाइन करके A B बना रहा है, सो लेट्स से द टोटल एनर्जी चेंज डेल्टा H, दैट इज हम एनर्जी चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा H. H इज एंथैल्पी. व्हाट इज एंथैल्पी? अभी सरल भाषा के लिए जस्ट रिमेंबर इट इज एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, सो F मतलब फॉर्मेशन, मतलब जब AB बना तो टोटल इस रिएक्शन का एनर्जी चेंज. ठीक है, सो यहाँ अब मैं क्या लिख रही हूँ, अब मैंने टोटल करना है तो A प्लस बी गिव्स AB. इसका टोटल एनर्जी चेंज लेट्स से डेल्टा HF है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है, नाउ अब दिस इज इंक्लूसिव ऑफ कि पहले वो गैस बना, गैस के बाद आयन बना. ठीक है, उसके बाद आयंस ज्वाइन किए एंड एनर्जी वाज गिवन आउट. तो जो भी मैं ये 3 स्टेप्स की एनर्जी है वो किसके बराबर होनी चाहिए, ये नेट एनर्जी. तो ये डेल्टा H फॉर्मेशन क्या है कि मैंने A प्लस B से जब AB बनाया तो जो टोटल एनर्जी चेंज है पूरे रिएक्शन का, इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग, वेदर इट्स सब्लिमेशन और इट्स आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन और लैटिस, उन सारे स्टेप्स को मिला के जो टोटल एनर्जी चेंज है वो क्या होता है, डेल्टा H फॉर्मेशन, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एनर्जी चेंज व्हाइल AB वाज गेटिंग फॉर्म्ड. ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ NaCl में भी क्या हो गया, Na प्लस Cl इज गिविंग यू NaCl, और आपको एक यहाँ पे डेल्टा HF दिया होगा, दैट मीन्स दिस इज द टोटल एनर्जी चेंज दैट हैपेंड व्हेन सोडियम एंड क्लोरीन फॉर्म्ड NaCl. अब इसको हम स्टेप्स में ब्रेक करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट ले लेते हैं, लेट्स कन्वर्ट दिस Na सॉलिड. तो रिएक्शन होता क्या है, Na सॉलिड होता है और Cl2 क्या होती है, इट इज़ गैस, है ना. तो सबसे पहले हम Na सॉलिड को किस में कन्वर्ट करेंगे, Na गैस. ठीक है, सो व्हेन यू कन्वर्ट अ सॉलिड टू गैस इट इज़ नोन एज सब्लिमेशन. सो यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी चेंज को हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा H SUB, या अभी आसानी के लिए आप सिर्फ लिख लो S. S इज द सब्लिमेशन एनर्जी. और ये नेगेटिव होएगी कि पॉजिटिव, आई टोल्ड यू कैसे देखते हैं, जब किसी रिएक्शन में एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड, जब हमें एनर्जी लगानी पड़ती है तो उसका साइन क्या होता है, पॉजिटिव. एंड जब एनर्जी इज़ रिलीज्ड और गिवन आउट तो उसका साइन क्या होता है, नेगेटिव. तो यहाँ पे
सोडियम इज सॉलिड, तो इसके मॉलिक्यूल्स को दूर करने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ओनली व्हेन यू हीट इट व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि द मॉलिक्यूल्स विल एब्जॉर्ब दैट एनर्जी, और इससे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनकी काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर दैन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दोज मॉलिक्यूल्स, तो सॉरी दोज एटम्स, तो वो दूर हो जाएंगे और वो सोडियम सॉलिड से क्या हो जाएगा? गैस। सो सब्लिमेशन की एनर्जी आपकी क्या होएगी? पॉजिटिव। आपको साइंस बहुत ध्यान से याद रखने हैं। वैसे क्वेश्चन में हमेशा साइन दिए होते हैं, बट स्टिल हो सकता है आपको डायरेक्ट साइन पे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब हमारे पास हो गया सोडियम गैसियस स्टेट में। नाउ आई हैव टू कन्वर्ट दिस गैसियस सोडियम इनटू एन आयन। तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू? Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब ये क्या है? मुझे यहाँ पे जो एनर्जी चाहिए थी वो क्या थी? आयनाइजेशन एंथैल्पी, या आप इसको आयनाइजेशन एनर्जी भी लिख सकते हो। अगेन इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आई नीड एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज आयनाइजेशन एनर्जी। सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज द सेकेंड एनर्जी। अब मेरे पास जो क्लोरीन है वो मॉलिक्यूलर स्टेट में है, तो मुझे इसको अलग करना है। ऑल्दो इट्स अ गैस बट आई नीड अ क्लोरीन एटम, सो दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू 2 क्लोरीन एटम्स। ठीक है, सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, डिसोसिएट करना मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उनको अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दिस इज डिसोसिएशन। इसको अगेन मैं डी से लिख देती हूँ, और ये भी चाहिए तो पॉजिटिव, राइट। अभी हम आगे बॉन्ड पैरामीटर्स करेंगे, सो वी आर गोइंग टू डू दिस बॉन्ड एनर्जी इन वेरी ग्रेट डिटेल्स। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब मैंने इसका एनायन बनाना है। सो दिस क्लोरीन जो है इट इज गोइंग टू gain an electron and it will become Cl नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो Cl नेगेटिव है ये क्या है? एनायन। जब पहला इलेक्ट्रॉन गेन होता है, कौन सी एनर्जी इज गिवन आउट? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जिसको हम Eg भी लिख सकते हैं। इट इज गिवन आउट, द एनर्जी इज गिवन आउट व्हेन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड। तो यहाँ क्या हो गया? Eg इज नेगेटिव। ठीक है, सो दीज आर योर एनर्जीज इन्वॉल्व। अब मेरे पास क्या है? मेरे पास एक Na पॉजिटिव आयन है यहाँ पे। I'll use another color. I have this Na positive and this Cl negative with me. Now the final step is going to be that these Na positive and Cl negative ions are going to join together to form a lattice, that is crystalline structure, and the energy is going to be given out, जिसको हम क्या कहते हैं? lattice enthalpy. ठीक है, so what is lattice enthalpy? When 1 mole of ions they combine to form a crystal lattice in gaseous state. ठीक है, so this is lattice enthalpy and it is given out, क्योंकि जब पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन कर रहे हैं there is a force of attraction. I told you when there is a force of attraction it energy is given out and they come to a low energy state. तो ये क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, सो दीज आर द स्टेप्स। पहले सोडियम सॉलिड से गैस बना, गैस से Na पॉजिटिव केटायन बना, क्लोरीन मॉलिक्यूल डिसोसिएट होके क्लोरीन एटम्स बना, एटम से एनायन बना। अब केटायन और एनायन जब जुड़े तो एनर्जी इज गिवन आउट, दैट इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये 2 एनर्जीज नेगेटिव हैं, बाकी ये जो 3 हैं ये पॉजिटिव हैं। नाउ आई टोल्ड यू ये सारा मिला के ये जो 5 स्टेप्स हैं, ये जो टोटल नेट एनर्जी चेंज है वो किसके बराबर होता है? दैट इज डेल्टा HF, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये नेट एनर्जी चेंज है इस रिएक्शन का। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई? S + IE + D। अब मैं यहाँ ध्यान से देखिए मैं क्या कर रही हूँ? D/2,
क्योंकि मुझे एक क्लोरीन एटम चाहिए और ये जो D है ये किसकी है, ये 2 क्लोरीन की है। तो इस NaCl के केस में यहाँ क्या आ गया, D/2। इनफैक्ट सब में ही आएगा क्योंकि गैसेस तो सिर्फ नोबल गैसेस ही मोनो एटॉमिक हैं, है ना। सो D/2, उसके बाद आ गया आपका Eg और उसके बाद आ गया U। तो ये सारी एनर्जीज मिला के क्या होता है, डेल्टा H फॉर्मेशन, ठीक है, राइट। और इसमें आपने साइंस जो आपको क्वेश्चन में हमेशा ठीक ही दिए होते हैं, अदरवाइज मैंने आपको बता दिया है साइन क्या होते हैं। साइन के हिसाब से आपने लिखना है, ठीक है, फिल करना है। आपको क्वेश्चन में आइडियली इसमें से एक एनर्जी पूछी होगी, बाकी सारे दिए होंगे। या कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है दैट यू विल बी गिवन दिस 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 एंड दिस एंड इट विल बी आस्क्ड यू कि अगर ये गिवन एनर्जीज हैं तो क्या क्रिस्टल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आपने क्या चेक करना है, अगर आपका U नेगेटिव आ रहा है तो क्रिस्टल बनेगा, और अगर आपका लैटिस एंथैल्पी पॉजिटिव आ रही है तो आपका क्रिस्टल नहीं बनेगा, ठीक है। सो दिस इज बॉर्न-हेबर साइकिल। नाउ लेट्स डू अ न्यूमेरिकल ऑन दिस एंड अंडरस्टैंड इट इवन टू अ ग्रेटर डिटेल्स, ठीक है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, now here I have taken an example to teach you how to calculate the lattice enthalpy using Born-Haber. Calculate the lattice enthalpy of KCl from the following data at standard rates. Okay, this is an NCERT question. Now इसमें हमने क्या निकालना है, we have to find out lattice enthalpy, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं और बॉर्न-हेबर साइकिल बनाते हैं, ठीक है। सो यू हैव पोटेशियम विच इज़ अ सॉलिड, इट इज़ कंबाइनिंग विथ क्लोरीन गैस, सो आई नीड ओनली वन, बैलेंस कर लेंगे हम इसको, गिव्स KCl, ठीक है। दिस इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट। और इस टोटल का एनर्जी चेंज, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KCl आपको दिया होगा। दिस इज गिवन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KCl दिया हुआ है -436.8, ठीक है, किलोजूल्स पर मोल, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेट्स मेक द बॉर्न-हेबर साइकिल। सबसे पहले पोटेशियम सॉलिड को हमने कन्वर्ट करना है पोटेशियम गैस में, तो जो एनर्जी लगेगी वो क्या होएगी, S, ठीक है, राइट। उसके बाद जो ये गैसियस एटम है इसको कन्वर्ट करना है आयन में। कौन सी एनर्जी लगती है, आयनाइजेशन एनर्जी, तो आई हैव माई केटायन रेडी। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ इससे बनाना है हमने एक Cl एटम, ठीक है। अब Cl2 के लिए डिसोसिएशन के लिए आपको जो एनर्जी दी हुई है वो किसकी दी है कि जब Cl2 से 2 Cl बनेंगे, है ना, और आपको एक चाहिए, सो यू नीड हाफ ऑफ दैट। तो आपका यहाँ कौन सी एनर्जी आ जाएगी, डिसोसिएशन की एनर्जी डिवाइड बाय 2, बिकॉज यू नीड 1 क्लोरीन। यहाँ मैंने ऑलरेडी बैलेंस में हाफ डाल दिया तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो क्लोरीन गैसियस एटम है इसको हमने क्लोराइड आयन बनाना है। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है कौन सी एनर्जी आती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, राइट। उसके बाद क्या होता है, ये K और C, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जब कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, कौन सी एनर्जी इज गिवन आउट, U, लैटिस एनर्जी इज गिवन आउट, ठीक है। सो दिस इज द एनर्जी। अब ये जो सारी एनर्जीज हैं ये टोटल मिला के किसके बराबर होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो एक बार यहाँ से फॉर्मूला नोट डाउन करते हैं। ये क्या हो गया, सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन, उसके बाद आ गया D/2 दैट इज डिसोसिएशन, उसके बाद आ गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और फिर लास्ट में आ गया लैटिस एंथैल्पी, ठीक है।
ये हो गया फॉर्मूला। अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ये आपको दिया हुआ है S। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ये दिया हुआ है D। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम दिस इज IE। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज EG एंड ये हमने ऑलरेडी देख लिया, दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी का साइन है डेल्टा H, ठीक है। सो लेट्स पुट ऑल दीज थिंग्स इन प्लेस। सो दिस इज -436.8 इज इक्वल टू S, दैट इज 89.8 प्लस IE, ठीक है। कैन यू सी द साइंस आर ऑलरेडी गिवन। तो आपने बस इतना करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा, उसको सही का सही उतारना है, ठीक है। सो आयनाइजेशन कितना है 418.9 प्लस D बाय 2, सो 243/2, ठीक है। प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है, सो -348.6, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज लैटिस एंथैल्पी दैट इज U, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे। सो -436.8 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 89.8 प्लस 418.9 प्लस इसको सॉल्व करो 2 1s 2, 2 2s 4, फिर 2 1s 2, 2 5s 10, so 121.5 and -348.6 plus U, ठीक है। एंड देन सिंपल प्लस माइनस है एंड यू विल सॉल्व इट फॉर U, क्लियर है। इसका आंसर आ रहा है -718.4 किलोजूल्स पर मोल, ठीक है। सो ये आ जाएगी आपकी लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। समटाइम्स आपको लैटिस एंथैल्पी दिया होगा, आपको इलेक्ट्रॉन गेन पूछा होगा या आयनाइजेशन, सो आइदर ऑफ दीज कुड बी आस्क्ड, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सो नोट दिस डाउन। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं इनकी फिजिकल स्टेट। ओके, नाउ कैन यू गेस द फिजिकल स्टेट? ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी सॉलिड्स। किस तरह के सॉलिड्स होंगे? दे विल हैव क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे, ठीक है। दैट इज ऑल द आयंस विल बी पैक्ड टुगेदर इन अ रेगुलर ज्योमेट्री या लैटिस होएगा, ठीक है। लैटिस स्ट्रक्चर होएगा इसका, ठीक है। नाउ द रीजन विल बी व्हाट? बिकॉज केटायंस और एनायंस विल बी वेरी टाइटली पैक्ड, है ना। सो और हर एक आयनिक कंपाउंड के जो एक यूनिट है केटायन एनायन की, तो केटायन की तरफ दूसरी वाली यूनिट्स के एनायंस होंगे, एनायन वाली तरफ दूसरी वाली यूनिट के केटायंस होंगे, है ना, जब वो टाइटली एक लैटिस में पैक्ड होंगे। जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा डायग्राम बनाया था, मैं आपको 2 डायमेंशनल एक बारी बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। 3D में अभी आपको मुश्किल होगी क्योंकि अभी आपने ये पढ़ा नहीं है। यू विल डू दिस इन 12th, ठीक है। ये डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, पिकोमीटर्स होता है, ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा दूर बना रही हूँ, अदरवाइज दे आर एक्सट्रीमली टाइटली पैक्ड। ठीक है, असली में इतने दूर नहीं होते, दे आर लाइक दिस, बिल्कुल साथ साथ चिपके होते हैं, ठीक है। नाउ कैन यू सी ईच केटायन इज सराउंडेड बाय एनायंस, ईच एनायन इज सराउंडेड बाय केटायन, दैट इज हाउ दे आर पैक्ड इन अ क्रिस्टल लैटिस आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सो बहुत टाइटली पैक्ड हैं, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। उसके बाद आ जाते हैं, क्योंकि ये टाइटली पैक्ड हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होएगा? इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हाई, ठीक है, क्योंकि बहुत एनर्जी लगेगी इनको दूर करने के लिए।
तीसरी चीज आ जाती है solubility. So most of them are going to be soluble in water and polar solvents. ठीक है, so they are going to be soluble किस में? water and polar solvents में. water भी एक polar solvent है and other polar solvents, मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव है उसमें ये सॉल्युबल होंगे. जैसे आप नमक को पानी में आराम से घोल सकते हो. ठीक है, राइट. उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. अगेन ये सारा आपने +2 में एक बार ही करना है आयनिक सॉलिड्स में. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या आएगी? दे विल बी गुड कंडक्टर्स, बट कौन सी स्टेट में? आइदर एक्वस, दैट इज या उनको जब पानी में डिसॉल्व करें, या मोल्टन या फ्यूज्ड. मोल्टन या फ्यूज्ड का मतलब यही है अगर हम उसको पिघलाएं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या होता है सॉलिड स्टेट में? दे आर वेरी टाइटली पैक्ड द कैटायंस एंड एनायंस. तो वो आयंस मूव नहीं करेंगे, तो वो मूव नहीं करेंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा. बिकॉज व्हाट इज करंट? इट इज फ्लो ऑफ चार्ज, चाहे वो फ्लो ऑफ आयंस है चाहे वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. बट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन एक्वस स्टेट? जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड लिया, ठीक है, Na पॉजिटिव, तो क्या होएगा? जैसे मैं इसको पानी में डालूंगी, अब वाटर मॉलिक्यूल भी किस तरह का मॉलिक्यूल होता है? पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव. ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन वाला जो हिस्सा है, ठीक है, वो ऐसे हर तरफ से सोडियम को अपनी तरफ खींचेगा. सिमिलरली क्लोरीन के साथ क्या होएगा? क्लोरीन में जो हाइड्रोजन वाला हिस्सा है दैट इज पार्शियली पॉजिटिव, है ना. सो क्लोरीन को कैसे वाटर मॉलिक्यूल कैसे अलाइन हो जाएंगे क्लोरीन के आसपास? ऐसे. ठीक है, तो वो क्लोरीन को अपनी तरफ खींचेंगे, तो जिससे क्या होगा? Na पॉजिटिव जो है वो पानी में घुल जाएगा, उसकी स्पेसेस में घुल जाएगा. राइट. सो एक्वस स्टेट में क्या होएगा? देयर इज गोइंग टू बी दिस मूवमेंट ऑफ आयंस, क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज आयंस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, जैसे O नेगेटिव जो है वो Na पॉजिटिव को घेर लेगा, और वाटर मॉलिक्यूल का जो H पॉजिटिव वाला हिस्सा है वो Cl नेगेटिव को घेर लेगा. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द आयंस विल सेपरेट आउट, और वो दूर हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जब मैं एक आयनिक कंपाउंड को पानी में डालूंगी, डिसोसिएशन ऑफ आयंस. ठीक है, so the ions are going to move, and movement of ions is what? current. so current can flow in aqueous medium. जब मैंने aqueous medium मतलब किसी भी चीज़ को जब पानी में घोलें, और molten और fused state मतलब अगर हम उसको पिघलाएं तो क्या होगा? दैट हीट एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज आयंस, एंड जब काइनेटिक एनर्जी बिकम्स ग्रेटर दैन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, सो दे आर गोइंग टू मूव अवे. तभी तो वो सॉलिड से लिक्विड में बनेंगे, क्योंकि द ओनली डिफरेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम. सो व्हेन दे मूव दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दैट इज वो फ्यूज हो जाएंगे या मेल्ट हो जाएंगे, एंड दैट फ्लो ऑफ आयन लीड्स टू फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, सो दिस इज द रीजन कि वो एक्वस एंड मोल्टन स्टेट में ज़रूर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम रिएक्शंस की काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, दैट इज हाउ फास्ट और स्लो आर द रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाता है. योर आईज कांट इवन कैच दैट रिएक्शन. इंस्टेंटेनियस. What is the reason? Because no old bonds have to be broken and no new bonds have to be formed. ठीक है, right? So they are together only because of electrostatic force of attraction. So this is a bond which is formed only due to force of attraction. कुछ टूटना नहीं है, कुछ नया नहीं बनना है ना, तो उसके लिए टाइम नहीं लगेगा. It has a very strong driving force behind this bond formation. And what is that strong driving force? That strong driving force is electrostatic force of attraction. ठीक है, so there is no breaking and making of bonds.
ठीक है, एंड द ड्राइविंग फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो नो टाइम इज कंज्यूम्ड, इंस्टेंटेनियस है। उसके बाद देखते हैं डायरेक्शनल कैरेक्टर। व्हाट इज डायरेक्शनल कैरेक्टर हेयर? अब कोवलेंट में क्या था कि वो दोनों एटम्स जिसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड था उसके न्यूक्लियाई जो थे, दोनों तरफ से दोनों के न्यूक्लियस थे, ये एक क्लोरीन। आई टोल्ड यू क्या हो रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो बीच में ही कॉन्सेंट्रेटेड था, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर मैं देखूं तो वो बीच में ही कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी, सो इट्स डायरेक्शनल। बट आयनिक में क्या हो रहा है, जैसे आपने यहाँ देखा एक एनाइन के आसपास देयर इज अ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज, उसी तरह एक कैटायन के आसपास यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज है, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्म, है ना। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन सिंपल लैंग्वेज इज यूनिफॉर्म, सो इट इज नॉट डायरेक्शनल, ठीक है, सो इट इज नॉट directional. This ionic bond is not directional in nature, ठीक है, whereas covalent bond is directional, ठीक है। So this finishes today's video lecture. We talked about very important concept of formal charge, and then we did the ionic bond and the electrovalent bond in complete details, ठीक है। So make very nice and neat notes, ठीक है। Go through this lecture at least twice, very important for your conceptual understanding of other chapters too, ठीक है। So and in the next video lecture we are going to talk about very important concepts of polarity of covalent bonds, or we are going to talk about dipole moment, ठीक है। So all those who have not seen the first video lecture, I would advise before looking at this video go through that, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है। And stay home and stay safe. Thank you.